हम्म। क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि मध्य पूर्व के एक बहुत ही छोटे से समुद्री रास्ते में अगर ट्रैफिक जाम लग जाए तो भारत के खेतों में इस्तेमाल होने वाली खाद 50% तक महंगी कैसे हो जाती है? हाँ, मतलब ये एक ऐसा कनेक्शन है जो आमतौर पर लोग सोचते नहीं है। बिल्कुल। या फिर किसी दूर देश में कोई नई मिसाइल टेस्ट होती है और उसका सीधा असर उन अरबों डॉलर पर पड़ जाता है जो दुनिया भर के देश अपनी सुरक्षा पर खर्च कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज की ये चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है ना? तो आज हम 25 मई 2026 की एआई खबरी रिपोर्ट पर एक गहरा विश्लेषण करने वाले हैं। और सच बताऊं तो हमारे पास जो स्रोत है ना, वो पहली नजर में एकदम अलग-अलग दुनिया के लगते हैं। एकदम सही कहा। मतलब एक तरफ तो 500 बिलियन डॉलर की एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल ट्रेड डील के पेपर्स हैं, तो दूसरी तरफ हमारे अपने ही देश के शहरों का 48 डिग्री सेल्सियस वाला उबलता हुआ तापमान है। जो कि बहुत ही डरावना है। हाँ, तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम सतह के थोड़ा नीचे झांक कर देखें। मतलब ये समझने की कोशिश करें कि कूटनीति के बंद कमरों में लिए गए फैसले, वो संकीर्ण समुद्री रास्ते और युद्ध के मैदान की ये जो नई नई तकनीकें हैं, ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और अर्थव्यवस्था से कैसे जुड़े हुए हैं। और यही बात सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि आज की दुनिया में कोई भी घटना बिल्कुल अलग थलग नहीं होती। बिल्कुल। अगर हम सिर्फ हेडलाइंस पढ़ लें तो लगेगा कि भाई दुनिया में तो बस उथल-पुथल मची हुई है। लेकिन अगर हम इन स्रोतों के डेटा और पैटर्न को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि ग्लोबल ट्रेड और कूटनीति की एक बहुत ही पेचीदा व्यवस्था है जो इस वक्त सच कहूं तो भारी दबाव में है। मतलब एक डोमिनो इफेक्ट की तरह एक चीज गिरती है तो दूसरी को साथ ले जाती है। बिल्कुल, एक घटना दूसरी घटना को जन्म देती है। तो चलिए बिना देर किए उस खबर से शुरू करते हैं जिसने सच में ग्लोबल मार्केट में हलचल मचा दी है। स्रोतों के मुताबिक अमेरिका और भारत के बीच अगले 5 सालों में 500 बिलियन डॉलर की खरीद का एक बहुत बड़ा समझौता होने की बात सामने आई है। हाँ, 500 बिलियन डॉलर, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं। मतलब अगर हम थोड़ा गणित लगाएं तो अभी भारत का अमेरिका से जो सालाना आयात है वो करीब 52.9 बिलियन डॉलर का है। तो इस नए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारत को अपनी ये खरीदारी लगभग 100% बढ़ानी होगी। और वो भी सिर्फ 5 साल के अंदर। हाँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मतलब कोई रातों रात अपना आयात इतना ज्यादा कैसे बढ़ा सकता है। ये तो वही बात हो गई ना कि कोई अचानक से अपना खर्च दोगुना करने का वादा कर दे और उसे ये भी ना पता हो कि पैसे कहां से आएंगे। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, क्योंकि ये 500 बिलियन डॉलर सिर्फ एक वित्तीय आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी भौतिक चुनौती है। भौतिक चुनौती मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के नजरिए से। बिल्कुल। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सिर्फ कागजों पर साइन करना काफी नहीं होता है। आपको अपने बंदरगाहों की क्षमता डबल करनी होगी, कंटेनर जहाज़ों की संख्या बढ़ानी होगी और देश के भीतर उन सामानों को ढोने के लिए रेलवे और हाईवे का पूरा एक नया लॉजिस्टिक्स नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा। ओहो, मतलब ये पूरा सप्लाई चेन का खेल है। हाँ, इतने बड़े पैमाने पर सप्लाई चेन का विस्तार करना कोई आसान काम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है जो रातों रात तो बिल्कुल नहीं हो सकती। और यहीं पर हमारे स्रोतों में एक और बहुत ही दिलचस्प तथ्य जुड़ जाता है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ठीक इसी समय अमेरिकी प्रशासन ने अडानी समूह पर लगे सोलर घोटाले के चार्जेस हटा दिए हैं। अच्छा। मतलब एक तरफ 500 बिलियन डॉलर की खरीदारी का इतना बड़ा वादा हो रहा है और ठीक उसी वक्त इतनी बड़ी कानूनी रियायत दी जा रही है। ये तो कुछ ऐसा लगता है जैसे किसी बड़ी सी मशीन को चलाने के लिए 500 बिलियन का ईंधन डाला गया हो और ये जो कानूनी अड़चनें हटी हैं ना, ये उस मशीन में तेल डालने जैसा है ताकि सब कुछ आराम से चल सके। ये काफी सटीक उपमा है। देखिए, अगर हम भू राजनीति के इतिहास का एकदम निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करें बिना किसी राजनीतिक पक्ष के, तो ये इंटरनेशनल कूटनीति का एक बहुत ही जाना माना पैटर्न है। अच्छा, तो ये आम बात है। हाँ, मतलब जब दो महाशक्तियां $500 ट्रिलियन का आर्थिक ढांचा तैयार कर रही हों तो टेबल पर सिर्फ व्यापार की बात नहीं होती। सामरिक साझेदारियां और ये जो कानूनी विवाद होते हैं, ये अक्सर एक ही पैकेज डील का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब अर्थशास्त्र और कूटनीति आपस में बिल्कुल गुथे हुए हैं। बिल्कुल गुंथे हुए हैं। इस स्तर पर आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। एक बड़ा व्यापारिक समझौता अक्सर दोनों देशों के लिए अपने पुराने विवादों को सुलझाने का एक प्रैक्टिकल रास्ता खोल देता है। तो पर्दे के पीछे बहुत कुछ एक साथ चल रहा है। खैर, जब हम इतने बड़े पैमाने पर सामान के आयात और निर्यात की बात कर रहे हैं
तो भाई वो सारा सामान हवा में उड़कर तो आएगा नहीं। हाँ, उसके लिए समुद्री रास्तों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। और यहीं से हम अपने स्रोतों के अगले सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, हुर्मुज़ जलडमरू मध्य। ओमान और ईरान के बीच का ये संकीर्ण सा समुद्री रास्ता पूरी दुनिया का सबसे जरूरी चोक पॉइंट है। मतलब यहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन है। हाँ, अब रिपोर्ट कहती है कि करीब 3 महीने बाद यहां से कतर का लिमिटेड कमर्शियल ट्रैफिक शुरू हुआ है। और ये जो तरलीकृत प्राकृतिक गैस है, जिसे हम LNG कहते हैं, वो पाकिस्तान और चीन जा रही है। तो रास्ता थोड़ा खुलने लगा है। ईंधन 30% और उर्वरक यानी खाद 50% तक महंगी हो गई है। तो रास्ता खुलने के बाद भी कीमतों का बुखार उतर क्यों नहीं रहा? क्योंकि सप्लाई चेन का अर्थशास्त्र किसी पानी के नल की तरह काम नहीं करता कि आपने बस वॉल्व खोला और पानी तुरंत आ गया। अच्छा, तो इसमें समय लगता है। बहुत समय लगता है। जब कोई इतना महत्वपूर्ण रास्ता महीनों तक बंद रहता है तो उसका असर पूरी दुनिया के उत्पादन पर पड़ता है। आपने LNG की बात की ना? हाँ, तो ये जो LNG है, ये सिर्फ बिजली या ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ये यूरिया और अमोनिया जैसे उर्वरकों को बनाने का मुख्य कच्चा माल भी है। जब होर्मुज़ में जहाज रुकते हैं तो गैस की सप्लाई रुक जाती है। ओह, तो खाद बनाने वाली फैक्ट्रियां बंद होने लगती हैं। बिल्कुल। और जब खाद महंगी बनती है तो अंततः खेतों में अनाज उगाने की लागत बढ़ जाती है। और रही बात कीमतों के नीचे आने की, तो इसका जवाब अबू धाबी की सरकारी तेल कंपनी अडनॉक के उस डेटा में है जो हमारी रिपोर्ट में दिया गया है। अडनॉक ने क्या कहा है? अडनॉक के मुताबिक ये जो कमर्शियल ट्रैफिक है, इसे युद्ध से पहले वाले स्तर तक, यानी जब एक दिन में 125 से 140 जहाज गुजरते थे, वहां तक पहुंचने में 2027 तक का समय लग जाएगा। रुकिए, 2027 तक? मतलब ये तो बहुत लंबा समय है। अभी जो गाड़ियां, मेरा मतलब है जहाज चल रहे हैं, क्या वो सिर्फ नाम मात्र के हैं? हाँ, वो बहुत लिमिटेड है। लेकिन ऐसा क्यों है? रास्तों पर वापस आने में सालों क्यों लग रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है जोखिम। भले ही रास्ता थोड़ा खुल गया हो, लेकिन बीमा कंपनियों के जो प्रीमियम है वो अभी भी आसमान छू रहे हैं। ओ, इंश्योरेंस का चक्कर है। हाँ, जब तक समंदर में पूरी तरह से सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती, कोई भी शिपिंग कंपनी अपने करोड़ों डॉलर के जहाज और कार्गो को खतरे में क्यों डालेगी? उन्हें अभी भी अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का लंबा और महंगा चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो मतलब एक बंद धमनी के खुलने जैसा है, लेकिन शरीर को पूरी तरह स्वस्थ होने में लंबा वक्त लगेगा। बिल्कुल। हमारी जो ये जस्ट इन टाइम सप्लाई चेन है वो बहुत ही नाजुक है। एक संकीर्ण सा समुद्री रास्ता पूरी दुनिया की महंगाई तय कर रहा है। सच में ये सोच के ही डर लगता है कि हमारा पूरा ग्लोबल सिस्टम कितनी आसानी से चरमरा सकता है। खैर, व्यापार तो सुरक्षा पर टिका है, लेकिन जहां तक सुरक्षा की बात है, स्रोतों में पूर्वी यूरोप से जो खबर है, वो तो पूरी दुनिया के समीकरण ही बदलने वाली है। आप रूस और यूक्रेन वाले मुद्दे की बात कर रहे हैं? हाँ, रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर अपनी एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। ये परमाणु हमला करने में भी सक्षम है और इसका नाम है ओरेशनिक। ओरेशनिक। और रिपोर्ट में एक शब्द ने मेरा बहुत ध्यान खींचा, अभेद्य। बताया जा रहा है कि ये मिसाइल मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए पूरी तरह से अभेद्य है। और तो और रूस ने विदेशी राजनयिकों को कीव छोड़ने की स्पष्ट चेतावनी भी दे दी है। ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक संकेत है। हाँ, पर मैं यहाँ थोड़ा उलझ गया हूँ। मतलब अगर कोई मिसाइल सच में अभेद्य है, जिसे कोई रडार नहीं रोक सकता, तो क्या इसका ये मतलब नहीं हुआ कि दुनिया भर के देशों ने अपने डिफेंस सिस्टम्स पर जो अरबों खरबों डॉलर फूके हैं, वो सब एक झटके में बेकार हो गए? ये बहुत ही गंभीर तकनीकी मुद्दा है। इसे ऐसे समझिए, जो हमारी पुरानी या पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं, उनका रास्ता काफी हद तक अनुमानित होता है। मतलब पहले से पता होता है कि वो कहाँ गिरेंगी। हाँ, जैसे आप हवा में एक पत्थर उछालते हैं तो रडार उसकी गति देखकर गणित लगा लेता है कि वो कहाँ गिरेगा जी। और फिर उसे हवा में ही मार गिराया जाता है। लेकिन ये जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल हैं, जैसे कि ये ओरेशनिक मिसाइल, माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है ये जो ओरेशनिक मिसाइल है, ये ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे भी ज्यादा तेजी से उड़ान भरती है। बाप रे, इतनी स्पीड! और सबसे बड़ी बात, ये लगातार अपनी दिशा बदल सकती है, इसलिए इसका रास्ता बिल्कुल अप्रत्याशित होता है। वर्तमान रडार ये कैलकुलेट ही नहीं कर पाते कि इसे कहाँ इंटरसेप्ट करना है। ओहो, तो मतलब सालों पुरानी जो डिटरेंस या निवारण की रणनीति थी, वो तो पल भर में पुरानी हो गई। बिल्कुल पुरानी पड़ गई। और ये जो रूस ने विदेशी राजनयिकों को शहर छोड़ने के लिए कहा है, इसका क्या मतलब निकाला जाए?
आमतौर पर तो युद्ध में दूतावासों को सुरक्षित माना जाता है ना। यही तो इस खबर का सबसे खतरनाक पहलू है। जब आप विदेशी राजनयिकों को शहर छोड़ने के लिए कहते हैं, तो आप दरअसल इंटरनेशनल नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक तरह से खुली चेतावनी है। हाँ, ये संदेश है कि अब कोई भी कूटनीतिक छतरी इस हमले को नहीं रोकेगी। ये पश्चिमी देशों को साफ चेतावनी है कि रूस के पास ऐसी क्षमता है जिसका बचाव किसी के पास नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे कि हर देश एंटी हाइपरसोनिक सिस्टम बनाने की अंधी दौड़ में लग जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था पर एक नया और बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। बिल्कुल। तो मतलब एक तरफ कूटनीतिक मेज पर $500 बिलियन की डील हो रही है और दूसरी तरफ ऐसे हथियार तैनात हो रहे हैं जो किसी भी डिफेंस को भेज सकते हैं। दोनों ही एक्सट्रीम हालात हैं। हाँ, बिल्कुल एक्सट्रीम। और इस भू राजनीतिक मोर्चे की गर्मी से अगर हम थोड़ा भारत की तरफ लौटें तो भाई यहाँ तो असली और प्रणालीगत दोनों ही तरह की गर्मी अपने चरम पर है। मौसम के हालात तो बहुत ही खराब है। हाँ, स्रोतों के मुताबिक उत्तर भारत में पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लेकिन जो आंकड़ा सच में होश उड़ा देता है वो ये है कि दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों की लिस्ट में से 97 शहर अकेले भारत के हैं। 97 शहर, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। और सिर्फ मौसम ही नहीं, राजनीति में भी गर्मी है। पश्चिम बंगाल के फाल्ता उपचुनाव में बीजेपी ने 1,09,000 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की है, जबकि वहां की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी चौथे नंबर पर खिसक गई है। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक शिफ्ट है। और अगर सिस्टम के दबाव की बात करें ना, तो हमारी शिक्षा प्रणाली भी संघर्ष कर रही है। नीट और सीबीएसई जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं में इतनी भयंकर तकनीकी खामियां आई हैं कि सरकार को अब आईआईटी मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को बुलाना पड़ा है। मतलब सिस्टम्स फेल हो रहे हैं। वही तो, ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा भारत एक प्रेशर कुकर में बंद है। आसमान से आग बरस रही है, जमीनी स्तर पर दशकों पुराने राजनीतिक समीकरण उलट रहे हैं और हमारे एग्जाम सर्वर्स को बचाने के लिए आईआईटी के फायर फाइटर्स को बुलाना पड़ रहा है। अगर हम इन तीनों घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखें तो एक बहुत स्पष्ट पैटर्न नजर आता है, और वो पैटर्न है चरम सीमाओं का, यानी एक्सट्रीम्स का हमारे सिस्टम पर पड़ने वाला दबाव। थोड़ा और समझाइए इसे। सबसे पहले तो मौसम को देखिए। 100 में से 97 शहरों का दुनिया में सबसे गर्म होना कोई नॉर्मल बात नहीं है। 48 डिग्री का तापमान हमारे बुनियादी ढांचे की सीधे सीधे परीक्षा ले रहा है। हाँ, इतने में तो सब पिघलने लगता है। बिल्कुल। एयर कंडीशनर लगातार चलते हैं, पावर ग्रिड ओवरलोड हो जाते हैं, ट्रांसफार्मर पिघलने का खतरा रहता है। ये क्लाइमेट चेंज का एक ऐसा चरम बिंदु है जो हमारी प्रोडक्टिविटी को खा रहा है। और यही चरम दबाव हमें राजनीति में भी दिख रहा है। हाँ, अगर हम फाल्ता उपचुनाव के आंकड़ों को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देखें, बिना किसी पार्टी का पक्ष लिए, तो सत्ताधारी पार्टी का सीधे चौथे स्थान पर जाना और विपक्ष का 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीतना, ये मतदाताओं के व्यवहार में एक बहुत बड़े एक्सट्रीम शिफ्ट का डेटा पॉइंट है। मतलब जमीनी स्तर पे वफादारियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। एकदम सही। और जहां तक शिक्षा प्रणाली की बात है, नीट भारत की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है। हाँ। लाखों बच्चों का भविष्य इस पर टिका है। हाँ, बिल्कुल। जब ऐसी परीक्षा का तकनीकी ढांचा फेल होता है तो ये सिर्फ सर्वर क्रैश होना नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हमारे पुराने सिस्टम्स अब आज के विशाल डेटा को संभाल ही नहीं सकते। इसीलिए आईआईटी वालों को बुलाना पड़ा। हाँ, क्योंकि अब हमें काम चलाओ समाधान नहीं, बल्कि एक पूरा नया तकनीकी आर्किटेक्चर चाहिए। पर्यावरण हो, राजनीति हो या शिक्षा, हमारे सारे सिस्टम्स अपनी बर्दाश्त करने की आखिरी सीमा पर परखे जा रहे हैं। ये विश्लेषण सच में सोचने पर मजबूर करता है। और जब हम सीमाओं की बात कर ही रहे हैं तो स्रोतों का आखिरी हिस्सा हमें दिखाता है कि कैसे कुछ लोग इन सीमाओं को तोड़कर इतिहास रच रहे हैं, जबकि कुछ जगहों पर यही एक्सट्रीम चीजें भयानक त्रासदियां ला रही हैं। आप उस 15 साल के क्रिकेटर की बात कर रहे हैं ना? अरे हाँ, वैभव सूर्यवंशी। मतलब जरा क्रिकेट के मैदान से आए इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। इस लड़के ने ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो बिल्कुल किसी वीडियो गेम के लगते हैं। सिर्फ 220 गेंदों में 500 रन। ये सच में अकल्पनीय है। और एक ही सीजन में 53 छक्के जड़ने वाले वो पहले भारतीय युवा बन गए। 15 साल की उम्र में इतनी ऊर्जा। लेकिन इसी दुनिया में एक दूसरी खौफनाक हकीकत भी है। क्वेटा वाला हमला। हाँ, स्रोतों के मुताबिक पाकिस्तान के क्वेटा में जाफर एक्सप्रेस पर एक सुसाइड अटैक हुआ है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने इसकी जिम्मेदारी ली है, जिसमें 24 बेगुनाह लोग मारे गए। ये बहुत दुखद है।
और ब्राजील से भी एक बड़ी खबर है। वहां के जो दिग्गज राष्ट्रपति हैं लूला, उन्हें अर्ली स्टेज स्किन कैंसर डायग्नोज हुआ है और इसके इलाज के लिए उन्हें 15 रेडियोथेरेपी सेशन से गुजरना पड़ेगा। मतलब देखिए ना, एक तरफ एक किशोर की असीम क्षमता, दूसरी तरफ हिंसा और तीसरी तरफ दुनिया के इतने ताकतवर नेता का अपनी ही सेहत से संघर्ष। ये ग्लोबल स्नैपशॉट हमें असल में मानव जीवन के विरोधाभासों से रूबरू कराता है। वैभव का रिकॉर्ड हमें दिखाता है कि जब मानवीय क्षमता को सही दिशा मिले तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। बिल्कुल, खेल हमेशा हमें प्रेरित करते हैं। लेकिन इसके ठीक उलट क्वेटा का ट्रेन ब्लास्ट हमें उस अस्थिरता की याद दिलाता है जहां एक्सट्रीम विचारधाराएं निर्दोष लोगों की जान ले रही हैं। ये सिस्टम के फेल होने का प्रतीक है, जहां बातचीत की जगह हिंसा ले लेती है। और राष्ट्रपति लूला की बीमारी भी एक बड़ा संदेश देती है। हाँ, आप दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के नेता हो सकते हैं। आपके पास कितनी भी कूटनीतिक शक्ति हो, लेकिन जीव विज्ञान के नियमों के आगे कुछ नहीं चलता। स्वास्थ्य की चुनौतियां हम सबके लिए एक जैसी हैं, जो दिखाती है कि इंसान अंततः कितना असुरक्षित है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें, तो हमारे स्रोतों ने हमें एक ऐसी दुनिया की तस्वीर दिखाई है जो बहुत ही तेजी से बदल तो रही है, लेकिन साथ ही बहुत नाजुक भी है। बिल्कुल नाजुक है। मतलब एक तरफ $500 बिलियन की विशाल व्यापारिक डील्स हैं, तो दूसरी तरफ एक 15 साल का क्रिकेटर नए रिकॉर्ड बना रहा है। लेकिन इन सब के नीचे जो आधार है वो चरमरा रहा है। हॉर्मुज का एक छोटा सा रास्ता ये तय कर रहा है कि हमारे किसानों को खाद कितने में मिलेगी। और ओरेशनिक जैसी मिसाइलें हमारी सुरक्षा की परिभाषाओं को खत्म कर रही हैं। हाँ, रडार तकनीक को रातों रात पुराना साबित कर रही हैं। और हमारे अपने देश में तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त तनाव में। 48 डिग्री की गर्मी से पावर ग्रिड पिघल रहे हैं और हमारे एग्जाम सिस्टम्स को संभालने के लिए बाहर से एक्सपर्ट्स बुलाए जा रहे हैं। सिस्टम सच में हर तरफ से टेस्ट हो रहे हैं। और यहीं से एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जिस पर हम सबको विचार करने की जरूरत है। आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि हमारी दुनिया बेहद नाजुक रास्तों और संवेदनशील सिस्टम्स पर टिकी है। चाहे वो हॉर्मुज का रास्ता हो या करोड़ों छात्रों का भविष्य तय करने वाला परीक्षा का तकनीकी ढांचा। सही बात है। तो जब भारत के 100 में से 97 शहर दुनिया के सबसे गर्म शहर बन चुके हैं, जब युद्ध के मैदान में अभेद्य हथियार आ चुके हैं, तो हमें खुद से पूछना होगा, क्या हमारे ये वर्तमान सिस्टम्स भविष्य के अप्रत्याशित संकटों को झेलने के लिए सच में तैयार हैं? या फिर हम गहरे बदलाव करने के बजाय सिर्फ IIT के विशेषज्ञों को बुलाकर और तात्कालिक समाधानों की बैंडेड लगाकर ये मान ले रहे हैं कि सब ठीक है? क्या ये तात्कालिक बैंडेड उस समय टिक पाएंगे जब ये सिस्टम रूपी प्रेशर कुकर सच में फट जाएगा? ये सच में गहराई से सोचने वाला सवाल है। बिल्कुल। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही स्रोतों के एक नए पुलिंदे और नए विश्लेषण के साथ लौटेंगे। तब तक अपने आसपास के सिस्टम्स को एक नई नज़र से देखना ना भूलें।